देखिए, मैं मानती हूँ संघर्ष ही जीवन है। और लोग पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है। मैं बोलती हूँ कि संघर्ष ही हमारा रोल मॉडल है। जितने कदम में संघर्ष तेज होता है, संघर्ष उतना ही तेज होते जाता है, और जीत की गारंटी उतना ही मन में और मन को उद्वेलित करता है और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। देखिए, आदिवासी लोग विकास विरोधी नहीं हैं। देश का विकास के लिए आज़ादी के बाद आप सब जगह जितना भी अभी हमने गिनाया, सब जगह तो आदिवासियों ने ज़मीन दिया। अभी जितना भी कोयला खदानें चल रही हैं वो आदिवासियों के ज़मीन में और मूलवासियों के ज़मीन में ही चल रहा है। जितने भी फैक्ट्रियां आपका झारखंड में बने हैं तो तमाम फैक्ट्रियां आदिवासियों और यहाँ के मूलवासी हैं, उन्हीं के ज़मीन में बना है। लेकिन यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की ज़िंदगी को आज की तारीख में सरकार को बार बार बोलते हैं आपको स्टडी करना चाहिए। स्टडी कीजिए, उनका एक एक परिवार को आप खोजिए, वो किस हाल में है, किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। और लड़ाई और लोगों को यूनाइट जब तक आप नहीं करेंगे, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। हम लोग तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं कि हम लोग एक बात कहते थे तो पूरा गांव के गांव उठ के आता था। ने जो सवाल किया कि इसीलिए क्या हम लड़ाई लड़ते हैं कि हमारा धरती बर्बाद ना हो, हमारे लोग बर्बाद ना हो, हमारा इतिहास बर्बाद ना हो। हम ये आपसे कहना शुरू किए थे, पैसा तो हम कमा ले रहे हैं, हम जिंदगी जी ले रहे हैं, लेकिन जो धरती बर्बाद हो जाने के बाद क्या वो धरती वापस आएगी। मैं लॉर्ड सियाटेल को मैं याद करती हूँ, अमेरिका का जो आदिवासी नेता था, जो वहाँ के अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहा था, तब अंग्रेज रहे थे कि इस धरती को तुम हमको दे दो, बेच दो, और ये राज को तुम हमको बेच दो, और ये तुमको इसके एवज में पैसा दे देंगे। लॉर्ड सियाटेल ने सवाल किया, तुम किस धरती का पैसा तुम हमको दोगे? क्या इस नदी का लहर और इस नदी में बहती हुई कलकल करते हुए पानी का तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। ये जो सूरज और चांद हैं, जो साफ आसमान में चमक रहे हैं, जो हमारा सृष्टि है, उसका तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। हरियाली धरती है हमारी, जहाँ से शुद्ध हवा और पानी हमको मिल रहा है, उसका तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। और ये जो हमारा जल स्रोत है, उसका तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। कोयल कारो आंदोलन में हमारे साथियों ने, अधिकारी लोग आए थे और बोला कि हम लोग तुम लोगों को मुआवजा देंगे, तुम लोग हम लोग को ज़मीन दे दो। तब मीटिंग बैठे हुए थे गांव के लोग, आप इमली पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब लोग बोले कि आप कितना मुआवजा दीजिएगा? और बोला कि हाँ, सरकार का जो व्यवस्था है, प्रावधान है, उसके आधार में हम मुआवजा देंगे, जो संभव हो हम देंगे। तो कोयल कारो जन संगठन ने कहा, पहले ये जो इमली पेड़ का पत्ता है उसको आप गिनती कर लीजिए, उसको गिनती कर लीजिए, और उसके बाद आप तय कर लीजिए। अगर इमली पेड़ का पत्ता को आप गिनती कर लीजिएगा और आप लोग हम लोग को बता दीजिए, क्या आप इतना जितना पेड़ में इमली पेड़ है उसका मुआवजा दे सकते हो? लड़ाई इस तरह से लड़ा जाता है, लड़ाई इस तरह से लड़ा जाता है। इसीलिए तो कोयल कारो जन संगठन में 8 लोग भी शहादत हुए। मुझको यह मित्तल कंपनी के खिलाफ मैं लड़ रही थी, तब सब कोई मुझको बोल रहे थे कि स्टील जायंट के खिलाफ में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे आप लड़ाई जीतेंगे? मैं बोलती थी, कौन है स्टील जायंट मुझको नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ कि आई एम द डॉटर ऑफ सोयल ऑफ झारखंड की मिट्टी की पुत्री हूँ, और हमारे गाय बैल चराने वाले यहाँ के धरती पुत्र हैं, जो कभी काखा भी नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ के धरती पुत्र हैं। और धरती पुत्र लड़ेंगे, और धरती पुत्र अपने धरती को बचाने के लिए, अपने धरती माता को बचाने के लिए, यहाँ का पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने नारा दिया कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। बार बार मुझको माफिया लोग बोलता था कि गांव वालों को छोड़ दो, समझाना छोड़ दो, नहीं तो तुमको इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। एक बार बोला, 2 बार बोला। मैं बोली कि आप अगर माँ का दूध पिए हैं
और मैं भी माँ का दूध पी हूँ, तो फ़ोन करके काहे बोलते हो, सामने आ जाओ। हम देखना चाहते हैं कि हमारे शरीर में कितना गोलियां समा सकता है। मैं भी देखना चाहती हूँ। आज तक मुझको गोली मारने वाला कोई नहीं निकला, लेकिन हमने ArcelorMittal के खिलाफ 40 गांव को लड़ के बचा लिया। तो हमारे ऊपर तो कितना केस पर केस हुआ, फौजदारी पर फौजदारी। अभी तक मैं केस लड़ी, अभी तक, तभी आपने पूछा ना, अभी तक मैं 2 केस लड़ रही हूँ। लेकिन आपने जो कहा, इसीलिए आप ये जो बात कर रहे हैं, आज की तारीख में लोग इसीलिए विरोध करते हैं ना। अगर हमारा ज़मीन ले रहे हैं, पूरा ज़िंदगी ले रहे हैं, तमाम चीज़ को हमारा नष्ट कर दे रहे हैं, नौकरी में भी आप जगह नहीं देते हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन मुआवजा की बात होती है वो भी नहीं देते हैं, उचित मुआवजा की बात होती है वो भी हम नहीं देते हैं। इसीलिए आप टाटा के विस्थापितों की ज़िंदगी को देख के और बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों को देख के, HSE से जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों की ज़िंदगी को देख के, या तो तमाम कोलियारियाँ हैं, उन वहाँ के विस्थापितों की ज़िंदगी को देख के ही आप लोग बोलने लगे हैं कि आप और विस्थापन नहीं सहेंगे और विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन बंद करो। इसीलिए नारा सभी तरफ से गूंजता है। 3 जनवरी को जयपाल सिंह के जन्मदिन पर जो हुआ, वो पूरे झारखंड के साथ यही हो रहा है। मैं जानती हूँ, एक कोयलकारों में एक हम लोगों का बुजुर्ग अभी नहीं है, कोयलकारों में तो कलड़ाई आपका गुमला क्षेत्र में खड़िया लोग भी हैं ना, वो मैंने गीत गाता था, सोना ओले बदाल रूपा होले बदाम आल धराती माया के कैसे रे बदाम आल धराती आबा के कैसे रे बदाल। हम लोग तो उनके मतलब फ्लोअर हैं, कोयलकारो आंदोलन से सीखे हैं। कोयलकारो आंदोलन ने हम लोगों को सिखलाया है। तो हमने मित्तल कंपनी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, 5वीं अनुसूची को बचाने की भी लड़ाई लड़ा, हर लड़ाई हम लोग लड़े हैं। और इन्हीं कारणों के कारण आपको आयरन लेडी कहा जाता है। आज हमें एहसास हुई हमारा धरती, हमारा जल जंगल जमीन ही पूरे वर्ल्ड को अनाज देता है। हमारे किसानों के का पैदा किया हुआ अनाज से ही टाटा कंपनी का डायरेक्टर भी अपना पेट भर रहा है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का भी पेट में यही अनाज ही जा रहा है। चाहे तो वित्त मंत्री हो, चाहे तो रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, सबके पेट में चाहे तो बड़ा साइंटिस्ट भी हो, लेकिन सब कोई को जिंदा रहने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। और ये शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी ये धरती ही दे रही है। तो गांव तो हमारा स्मार्ट है, और उस स्मार्ट को आप बिगाड़ रहे हैं, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारा गांव जो स्मार्ट है, हमारा गांव जो माने अन्नदाता है, हमारा किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाताओं को आप उजाड़ना बंद करो। हमारा जो स्मार्ट गांव है उसमें आप नज़र मत लगाओ। हमारा गांव का नदी, झील और झरना जिस तरह से वो बह रहा है उसको बहने दो। हमारा एक एक गांव में जो पेड़ है, हमारे धरती में एक एक पेड़ और पौधे हैं, उस हरियाली को अब बर्बाद मत करो। यही हमारा स्मार्टनेस है, अपना अधिकार है। गांव को हम अपने तरह से संरक्षित करेंगे, अपने तरह से हम विकसित करेंगे, ये अधिकार है। ग्राम सभा को अधिकार है। पेशा कानून का यही मतलब है, CNT एक्ट का यही मतलब है। इसीलिए तो हम लोग जी जान से लड़ते रहते हैं कि ये कानून हमारा है, और ये कानून के तहत ही हम लोग स्मार्ट रहेंगे। ये स्मार्ट तो अड्डानी और अंबानी और उनके जितने भी टाटा का, इसका, उसका, मित्तल का, सित्तल का जितने भी खानदान लोग हैं, उनके लिए ना बना रहा है, हमारे लोगों के लिए नहीं बना रहा है। हमारे लोग वहाँ पर उस इलाका में जा भी नहीं सकते हैं। इन्हीं कारणों के कारण आपने इतना आंदोलन किया है, एक भी आंदोलन में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिल्कुल यही कारण है।
आप पैसा तो मैं क्लब रोड में हम लोग हैं, क्लब रोड में हम लोग हैं। मैं अपना ज़िंदगी के लिए 1996 से मैं अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करने के लिए ऊपर वाले ने जो हाथ पैर दिया है, जो सिक्स सेंस दिया है, मैं होटल चला लेती हूँ और फिर समाज के लिए लड़ने के लिए चली जाती हूँ, कमा लेती हूँ यहाँ से। और 96 से मैं इसी चाय दुकान के पैसा से समाज बचा रही हूँ, लड़ाई लड़ रही हूँ, जंगल बचा रही हूँ, ज़मीन बचा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमको काउंटर करना है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को काउंटर करना है ये अपना जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई को। और हमने कोयलकारों के आंदोलन से सीखा है, हमने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के आंदोलन से सीखा है कि अगर लड़ाई जीतना है तो अपना संसाधन से ही अपना आप लड़ाई जीत सकते हैं। और अपना संसाधन जुगाड़ करने के लिए ही हम लगे हुए रहते हैं। टाटा के लिए पानी देने के लिए चांडिल डैम बना, चांडिल डैम 84 मौजा बना के 84 मौजा को उजाड़ के वो आपका चांडिल डैम बना। और जो टाटा कंपनी को पानी दे रहा है और दिन रात कितना मिलियन ये टन मीट्रिक टन ये पानी दे रहा है। टाटा कंपनी मतलब स्टील के क्षेत्र में वो पुरस्कार पर पुरस्कार ले रहा है, लेकिन वहाँ के विस्थापितों के गाँवों में चले जाइए, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। खेत के में उनका खेत सूख जाता है, उनका खेत में सिंचाई के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का जगह देख लीजिए, कितने लोग मैंने हायर एजुकेशन तक पहुंच पाए हैं। ये इतिहास है, डेवलपमेंट का इतिहास है। डेवलपमेंट का इतिहास है कि एक तरफ विकास होता है तो दूसरे तरफ विनाश होता है, विस्थापन होता है। आदिवासियों की जमीन पर बसा है? बिल्कुल आदिवासियों की जमीन पर बसा क्या है। टाटा भी बसा है? सब हाँ, टाटा तो पहला है। टाटा देखिए, टाटा का इतिहास है कि CNT एक्ट मैंने पहले बनना था, लेकिन टाटा कंपनी को ज़मीन एक्वायर करना था, इसलिए उसको रोका गया था। और उन्होंने टाटा कंपनी के लिए ज़मीन एक्वायर किया गया, उसके बाद CNT एक्ट को बनाया गया। तो टाटा नाम थोड़ी था, वो तो काला माटी और क्या क्या और भी नाम था ना, जो आदिवासी बहुल गाँव था, हाँ, काली माटी के नाम था, वो तो उसके नाम से था। वहाँ पर आदिवासी मैंने संथाली हो, मुंडा, सारे लोग थे। जिस तरह से तीखा आंदोलन हुआ, मुझको लगता है टाटा कंपनी के विरोध में उतना आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए कि उस समय जो मैंने आदिवासी थे लड़ तो रहे थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो उसमें अलग से शायद टाटा कंपनी के ख़िलाफ़ में उस तरह से लड़ाई नहीं हुआ, जिस तरह से मैं यहाँ की लड़ाई को जानती हूँ कि HSC जब बना तो HSC के लिए ज़मीन नहीं देने के ख़िलाफ़ भी यहाँ के मतलब आदिवासी और मूलवासी लोग संघर्ष किए थे, संघर्ष किए, लेकिन बीच में ही संघर्ष ब्रेक हुआ और फिर उन लोगों को प्रशासन अपने तरफ शामिल कर लिया। और फिर ये देश विकास के नाम पर ये HSC बना। तो आपने जो सवाल किया, जितना भी ज़मीन है, इसलिए कि 5वीं अनुसूची का ये है ना क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो यहाँ तो सब आदिवासियों की ही ज़मीन थी, आदिवासी। और ये भी कहना चाहेंगे कि टोटल आदिवासियों के साथ तो मूलवासी भी हैं, मूलवासी में कई हैं, जिसमें कि आपका CNT एक्ट में भी आदिवासियों का मतलब 32 आदि जनजातियाँ हैं ना, तो सब कोई इस क्षेत्र में है, तो सबका ज़मीन लोगों ने लिया। ताकि देखिए कहीं पर भी आप जाएंगे, ये इतिहास है, डेवलपमेंट का इतिहास है। डेवलपमेंट का इतिहास है कि एक तरफ विकास होता है तो दूसरे तरफ विनाश होता है, विस्थापन होता है। और जब कोयलकारों की लड़ाई कोयलकारों जनसंगठन लड़ रहा था और जब उसमें शामिल होने का मौका मिला, तब कोयलकारों जनसंगठन को ने सरकार एक तरफ से बोलती ही थी कि देश का विकास करना है तो कोयलकारों परियोजना को बनाना पड़ेगा डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन कोयलकारों जनसंगठन उसको महाविनाश बोलती थी। तो महाविनाश क्यों बोलती थी, उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। और वो लॉजिक, वो जो साइंस है ना, वो आदिवासियों का जो साइंस है, लॉजिक है, नेचर का जो साइंस है, उसका कोई कट नहीं है।
महाविनाश इसलिए कि उसमें पर्यावरण का विनाश होता है, उसमें जल जंगल ज़मीन के साथ जितने भी माने प्राणी जगत है सबका विनाश होता है। और जब आदिवासी समाज की बात केवल करेंगे तो उनका भाषा और संस्कृति का भी विनाश होता है। तो ये जीविका के साथ उनका भाषा, संस्कृति, उनका इतिहास का विनाश होता है। तो कोयल कारो जनसंगठन उसको महाविनाश नाम दिया। तो जो आपने सवाल किया कि टाटा कंपनी बना तो क्या वहाँ के सरना, वहाँ के आदिवासियों का सरना ससंदरी का भी विनाश हुआ? निश्चित रूप से विनाश हुआ। आज की तारीख में आप देख लीजिए टाटा कंपनी बैठने के बाद वो तो मुझको लगता है झारखंड में आबादी के हिसाब से पहला औद्योगिक शहर है, पहला औद्योगिक शहर है। जब पहला औद्योगिक शहर है तो वहाँ पर कहाँ किनको कोना में सरना और ससंदरी और मसना की बात कर रहे हैं? वो तो कब में नष्ट हो गया। आज की तारीख में अब वहाँ के जो आदिवासी हैं, माने जो विस्थापित हैं, उनको शायद खोजने से भी नहीं पाएंगे आप। जो आप कितना 200 साल तो हो गया जी, 200 साल हो गया। अब वहाँ के माने बसिंदों को खोजेंगे तो क्या पता उनका जो कोई एक परिवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो रेजा होगा, कूली होगा, रोड में झाड़ू लगाने वाला होगा, या तो कुछ और होगा। उनका अब कोई पहचान नहीं रह गया है। तो इन्हीं कारणों के कारण आदिवासी विकास के नाम पर जमीन देना पसंद नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। बिल्कुल। एक तो आदिवासियों को विकास के नाम से आप ज़मीन ले लेते हैं, जंगल ले लेते हैं, तमाम संसाधन ले लेते हैं, लेकिन टाटा कंपनी की तरफ ही फिर से लौटते हैं। टाटा कंपनी में इतना एम्प्लॉई आया, ठीक है, हमारे लोगों को मैंने किस में आपने रखा? आपने मुश्किल से आपने लेबर पर रखा है ना, लेकिन उसको विकास का पैमाना वो लेबर और कूली नहीं होता है। विकास का पैमाना होता है कि अगर 200 साल में आपने कितना चेयरमैन बनाए, कितना आप टाटा कंपनी में वहाँ का डायरेक्टर बना, कितना कोई टाटा कंपनी में कितने लोगों को आपने अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट का शेयर का हिस्सेदारी बनाया, कितने मतलब विस्थापित लोगों का आज आपका डंपर चल रहा है वहाँ, और कितने लोगों को आपने औद्योगिक उस शहर में आज की तारीख में दूसरे समुदाय की तरह वहाँ पर उन्होंने भी अपना बिजनेस का एक बड़ा मॉडल खड़ा किया है। विस्थापित लोग, अगर आप उनको उस तरह से एक मॉडल ये दिए हैं, जिंदगी दिए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, आपने विकास में यहाँ के आदिवासियों को जो ज़मीन दिए हैं आपको, या तो खुशी से दिए हैं या तो बाय फोर्स आपने उनका ज़मीन लिया है, उनका आप विकास में उनके हिस्से, उनको आपने भागीदारी बनाया। लेकिन अगर आप आज भी आप देख लीजिए, जो मेन डिसीजन मेकिंग में या तो प्रॉफिट का कितना भाग आप उनको देते हैं, अगर आपका 1% भी नहीं है तो फिर ये विकास का कौन सा मॉडल आप स्थापित किए हैं? आप वहाँ के बच्चों के लिए, मैं तो देखी हूँ कि यहाँ टाटा के लिए पानी देने के लिए चांडिल डैम बना। चांडिल डैम 84 मौजा बना के 84 मौजा को उजाड़ के वो आपका चांडिल डैम बना, और जो टाटा कंपनी को पानी दे रहा है, और दिन रात कितना मिलियन ये टन मीट्रिक टन ये पानी दे रहा है। टाटा कंपनी मतलब स्टील के क्षेत्र में वो पुरस्कार पर पुरस्कार ले रहा है, लेकिन वहाँ के विस्थापितों के गाँवों में चले जाइए, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। खेत में उनका खेत सूख जाता है, उनका खेत में सिंचाई के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का जगह देख लीजिए, कितने लोग मैंने हायर एजुकेशन तक पहुंच पाए हैं। मुझको अच्छी तरह याद है 200 साल में टाटा कंपनी ने एक लड़का और एक लड़की को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा था जी। दो ठोको। तो आज की तारीख में लोग इसीलिए विरोध करते हैं ना, अगर हमारा ज़मीन ले रहे हैं, पूरा ज़िंदगी ले रहे हैं, तमाम चीज़ को हमारा नष्ट कर दे रहे हैं, नौकरी में भी आप जगह नहीं देते हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन मुआवजा की बात होती है वो भी नहीं देते हैं,
उचित मुआवजा की बात होती है वो भी हम नहीं देते हैं। इसीलिए अब टाटा के विस्थापितों की ज़िंदगी को देख के और बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों को देख के, एचएसए से जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों की ज़िंदगी को देख के, या तो तमाम कोलियारियाँ हैं उन वहाँ के विस्थापितों की ज़िंदगी को देख के ही आप लोग बोलने लगे हैं कि अब और विस्थापन नहीं सहेंगे और विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन बंद करो। इसीलिए नारा सभी तरफ से गूंजता है। यादों की हो रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अभी भी जो आदिवासी समुदाय है और जो नेतृत्व करता है तो हम संघर्ष करना पड़ता है। क्या कहेंगे जयपाल सिंह मुंडा जैसे इतने बड़े नेता को वहाँ पर एक जगह, छोटा सा जगह नहीं देना, जो पूरे झारखंड का नेतृत्व किया था? क्या कहेंगे, आखिर क्या कुछ कहा? एक तो उसमें सीधे तौर पर ये सवाल बनता है कि झारखंड अलग राज्य का आंदोलन बिरसा मुंडा से लेके जयपाल सिंह के नेतृत्व में, एनी होरो के नेतृत्व में, शिबू सोरेन के भी नेतृत्व में हुआ और उसमें आज सो भी रहा। लंबी लड़ाई के
और इसीलिए आप नेतरहाट के वादियों में देखिए तो संघर्ष किस तरह से वहाँ के उरांव आदिवासी और वहाँ के जितने भी प्रिमिटिव ट्राइब हैं सब कोई मिल के संघर्ष कर रहे हैं। और किस तरह से कोयलकारों की भी लड़ाई लड़ी गई, किस तरह से आपका टाटा कंपनी के बगल में जिंदल आ रहा था, जिंदल कंपनी के खिलाफ भी लोगों ने लड़ाई लड़ा। और उसके साथ आप एक और क्या कंपनी था उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, इसलिए कि उस लड़ाई में हम लोग जाते थे। कुमार मार्डी लोग उस लड़ाई का अगुवाई कर रहे थे। तो इसीलिए लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। क्यों देगा? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, आदिवासी विकास का सम्मान करते हैं लेकिन में जब अपनी ज़मीन देते हैं तो वही आदिवासियों का सम्मान नहीं हो पाता। देखिए, आदिवासी लोग विकास विरोधी नहीं हैं। देश का विकास के लिए आज़ादी के बाद आप सब जगह जितना भी अभी हमने गिनाया सब जगह तो आदिवासियों ने ज़मीन दिया। अभी जितना भी कोयला खदानें चल रही हैं वो आदिवासियों के ज़मीन में और मूलवासियों के ज़मीन में ही चल रहा है। जितने भी फैक्ट्रियां आपका मैंने झारखंड में बने हैं तो तमाम फैक्ट्रियां आदिवासियों और यहाँ के मूलवासी हैं, उन्हीं के ज़मीन में बना है। लेकिन यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की ज़िंदगी को आज की तारीख में सरकार को बार बार बोलते हैं आपको स्टडी करना चाहिए। स्टडी कीजिए, उनका एक एक परिवार को आप खोजिए कि वो किस हाल में है, किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, और आपको उसके लिए एक डाटा तैयार करके आप उसका एक ये क्या बोलते हैं जो रिपोर्ट आप सार्वजनिक कीजिए कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी किस तरह से विस्थापितों का ज़िंदगी चल रहा है। मैंने जब कोयलकारों का लड़ाई में मैं शामिल हुई थी तब मैं उस पर लिखी कि नहीं, यहाँ से उनका जो डीपीआर था, वहाँ का जो इंजीनियर जो बनाया था कोयलकारों प्रोजेक्ट में जब नौकरी कर रहा था उस समय, जो डीपीआर बनाने वाला इंजीनियर रिटायर्ड होने के बाद मुझको उसका डीपीआर दिया। जब मैं उसको स्टडी करने के बाद प्रभात खबर में मैंने किस्तों में उस पर लिखी और मैं बोली कि नहीं, कोयलकारों परियोजना बनने से इतना एकड़ ज़मीन जाएगा, इतना जंगल जाएगा, इतने लोग विस्थापित होंगे, इतना गांव उजड़ेगा। तमाम चीज़ों को जब मैं रखने लगी तब उसके बाद वहाँ का डायरेक्टर मेरे बिहाफ में वो अखबार में बयान जारी किया कि दयामनी को आता जाता कुछ नहीं है और वो मतलब परियोजना के खिलाफ में लोगों को बरगलाती है। उनके बयान के बाद मैंने यहाँ HEC का पूरा गांव जाके पूरा सर्वे किया। मैं व्यक्तिगत सर्वे की, उन लोगों के बीच में मैं रही, चांडिल डैम के विस्थापितों के बीच में मैं रही, उनके ज़िंदगी को नज़दीक से देखी। मैं UCL कंपनी जो यूरेनियम खदान से विस्थापित हैं उन लोगों के बीच में मैं गई, उनके बीच में मैं रही। और बोकारो में टेनू घाट से जो विस्थापित हुए हैं डैम से, उनके बीच रही। और बोकारो ये से आपका बोकारो स्टील प्लांट से जो विस्थापित हुए हैं उनके बीच में मैं रही। उसके बाद मैंने किताब लिखा उनकी जुबानी, विस्थापितों के जुबानी। मैंने विस्थापन का दर्द एक किताब लिखी, सिर्फ उनकी बात, उसमें कोई इधर उधर से कोई बात नहीं रही। उनसे जो बात किए, उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, उस पर हमने लिखा। और ये हमने लिखा 2008-9 में ही मैंने लिखा विस्थापन का दर्द। उसके बाद से मेरा हिम्मत बढ़ गया। अब मैं सीधे खड़ा होकर अधिकारियों के सामने इसीलिए मैं लड़ जाती हूँ। और हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास पूरे तथ्य हैं, लोगों की ज़िंदगी का तथ्य है। बिल्कुल, ये सब हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जाननी चाहिए किस तरीके से आदिवासी अपनी ज़मीन तो दे देते हैं विकास के नाम पर, लेकिन जब बाद में वहाँ पे जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार का व्यवहार होता है जैसा व्यवहार आपने जमशेदपुर में देखा कि जब आदिवासी समुदाय उस जगह पर गया और केवल एक बोर्ड लगाया, उसमें उनको लात और जूतों से मारा गया। इन्हीं कारणों के कारण आदिवासी कहीं ना कहीं विकास से नफरत करने लगे हैं, इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरीके का रवैया रहा है इतिहास से लेकर अब तक, कहीं ना कहीं इसी कारणों के कारण विकास से कहीं ना कहीं अपने आप को देखना मैंने पसंद नहीं करते हैं विकास की परियोजनाओं को। बिल्कुल। एक तो पहले भी मैं ये बात बोली हूँ, विकास विरोधी नहीं है। हम लोग विकास के लिए ज़मीन दिया, जंगल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपने हमें क्या दिया?
और जो अभी आप उदाहरण टाटा कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, ये पूरे झारखंड के लोगों का है। पूरे झारखंड के लोगों का, जितने भी विस्थापित हैं, जिन्होंने जंगल ज़मीन दिया, उन लोगों का, सारे लोगों का ज़िंदगी का यही इतिहास है। मैंने जो विकास, मैंने जो मतलब ये अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए चांडिल डैम के लोगों के पास गए, महतो परिवार, गलूडी का महतो परिवार हम लोगों को बोला कि आप लोग ज़मीन मत दीजिए। हम लोगों ने ज़मीन दे के बहुत बड़ा गलती किया कि आज हम लोगों को ना तो चांडिल डैम में बनने के बाद ना हम लोग को पीने के लिए पानी है, ना हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का व्यवस्था है, ना हमारे बीमारी में हमको मने एक टेबलेट मिलता है, ना हमारा मने जीविका के लिए कोई व्यवस्था है। हम तो दर दर भटक रहे हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखिए, विस्थापित लोग बोले जी। तो ये जो जिस तरह की बात, जिस तरह की घटना आपका ये जयपाल 3 जनवरी को जयपाल सिंह के जन्मदिन पर जो हुआ, वो पूरे झारखंड के साथ यही हो रहा है। आज आप कहीं पर भी चले जाइए ना, कहीं पर भी चले जाइए, आप HEC को देख लीजिए। HEC में आपका 9,500 एकड़ ज़मीन लिया था HEC कंपनी, उसमें से आपका 5,000 साढ़े 5,000 एकड़ में वो HEC प्लांट या तो किसी तरह का भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। बात में हाथ में कितना बचा? 4,000 एकड़। 4,000 एकड़ में आज कौन लोग हैं? 4,000 एकड़ में बाहर के लोग उसको कब्जा करके रखे हैं। आज की तारीख में सरकार सरकार उसको बेच रही है। जिस जमीन को 300 रुपया एकड़ में जमीन मालिकों से लोगों ने खरीदा था आपका 77-78 में, 77-78 में 300 रुपया एकड़ में खरीदा था रैयतों से। आज की तारीख में उसी जमीन को आपका 49 लाख 50 लाख एकड़ करके HEC दूसरे प्रबंधन को दे रही है, बेच रही है। तो उसका भी लोगों ने भी विरोध किया। यहाँ पर CISF को दे रहा था 2008 में, उसका विरोध किया वहाँ के लोग कि आप हम लोगों को 300 रुपया दिए और अभी तो आप 49 लाख रुपया प्रति एकड़ करके बेच रहे हैं। वहाँ के आदिवासियों को मतलब आपका ये क्या गांव का नाम है, वहाँ के कुटे के अगल बगल के गांव के लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग भी उसको समर्थन देने के लिए गए। आदिवासियों को पीटा, महिलाओं को पीटा, इतना पीटा कि उन लोग घायल हो गए। लेकिन जब उनको केस करने के लिए ST-SC थाना में गए तो उनका रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। आज की तारीख में उसी ज़मीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए HEC प्रबंधन अब उसको क्या सिटी, स्मार्ट सिटी बना रही है। और स्मार्ट सिटी बना के सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को वहाँ पर ला के आवास का सुविधा दे रही है। लेकिन वहाँ के आदिवासियों को वो हटा रही है। ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास रहने के लिए घर है। 1-2 गांव को अभी भी वहाँ पर बसे हुए हैं। उनको तो ज़मीन का मुआवजा भी आज तक नहीं मिला है। लेकिन आज उनको मैंने हटाने में तुला हुआ है, बार बार हटाने की कोशिश कर रही है। तब ऐसा परिस्थिति में क्यों आदिवासी जमीन देगा? बिल्कुल। और एक बात देखा गया, जब इधर आपका CCL हो या फिर जैसे CCL का ही एक मामला उठाएंगे, क्वार्टरों पर जो कब्जा करने की बात आ रही थी, 5,000-6,000 अवैध कब्जा है। जब एक यहाँ के आदिवासी हो या मूलवासी हो, जब एक क्वार्टर में रहता तब उसको अवैध कब्जा बता करके उसको बतौर केस किया जाता है। और इस तरीके से देखिए, इस तरह का मतलब जहाँ पर भी हो रहा है, आप जहाँ कंपनियाँ बैठ जाती हैं कहीं पर भी, टाटा में बोलिए, HEC में बोलिए, या तो आप जहाँ बोकारो की बात कर रहे हैं, सभी जगह पे जहाँ आदिवासी एक बार अपना मालिकाना हक से, एक बार अपना जंगल और ज़मीन से, अपना गांव से विस्थापित हो जाता है, उनको कहीं पर भी उनको जगह नहीं मिलता है। और वहाँ पर जिस तरह से आप कब्जाधारियों की बात कर रहे हैं, अवैध कब्जाधारी वहाँ पर पूरे दुनिया से उनके लिए विकास के नाम पर पूरा देश का हर राज्य उनके लिए खुला रहता है। हर गांव को सरकार खोल देती है।
वहाँ पर हर कोई आ जाते हैं। उन लोग जो इलीगल बैठते हैं उनको भी बाद में मने सरकार देखती है कि कौन हमारा वोट बैंक होगा, किससे हमको मतलब मजबूती के साथ, और कौन लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे। देखिए 2016 में यहाँ पर रघुवर दास आपका 2.5 लाख अवैध मकानों को वैध कर दिया। 2.5 लाख। वो लोग कौन लोग थे? आदिवासियों का जमीन को आपका सादा पाटा से ठग से फुसला के जबरन कब्जा करके जो लेने वाले थे, या तो जिनका मतलब जमीन मैंने दादागिरी करके कब्जा करके छीन के लिया गया था, और जिनका उनके पास कागज पत्र कुछ नहीं था, तो जिनका नक्शा नहीं बन रहा था। रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में, उसको वैध कर दिया। और ये टाटा कंपनी का भी लीज तो खत्म हो गया था ना जी, लीज किया जा रहा था। उसका विरोध हो रहा था, लीज मने फिर से रिन्यूअल ना हो बोल के। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार थी झारखंड में, अर्जुन मुंडा था। अर्जुन मुंडा में ने 99 साल के लिए उन्होंने लीज करा दिया, लीज का एक्सटेंशन करा दिया जी। तो अब ये रहा किस्सा। अब अर्जुन मुंडा को भी पहल करना चाहिए कि आदिवासी लोग क्यों पिटा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अर्जुन मुंडा जैसे लोग तो मतलब देश के, उनको भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको राष्ट्रीय नेता बनाया है। पिछले बार तो वो आदिवासी जनजातीय मंत्री भी था। जब आदिवासी जनजातीय मंत्री आप थे तो वो पद ना खत्म हुआ है, और आप खुद भी वहाँ से हैं, टाटा से हैं। हाँ, रघुवर दास भी टाटा से ही है। तो आप लोगों को तो आदिवासी हित की बात करते हैं, हाँ, आदिवासियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। तो अभी जब जयपाल सिंह मुंडा के नाम से वहाँ पर चौक चौराहा में लोग पिटा रहा है, तो उन लोगों को खड़ा होना चाहिए ना। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए जब एक कोना भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एक पहचान तक को छोड़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और एक चीज़ हम वार्ता करेंगे, क्योंकि हम विकास को लेकर हम लोग वार्ता कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो आपने कहा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बनाया जाता है, आदिवासियों के लिए कभी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया गया, स्मार्ट गांव नहीं बनाया गया। क्या कहेंगे आखिर क्या? नहीं, हम लोग बहुत पहले से ये बात को बोलते थे कि आप स्मार्ट सिटी का ये जो आया, हम लोग जो सुने 2014 के बाद ही हम लोग स्मार्ट सुन रहे हैं। स्मार्ट रोड बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट क्या बनेगा। हम लोग तो स्मार्ट का मतलब हम लोग इतने ही जानते हैं कि जो जैसे कि व्यक्ति होता है टिप टप में रहता है, उसको स्मार्ट बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जब स्मार्ट सिटी को पढ़ने लगे तो उस स्मार्ट सिटी का जो मतलब मापदंड है, वो स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति रहेंगे, उनको हर तरह की सुविधाएं होंगी। स्विमिंग पूल होगा उनका, बच्चों के लिए होगा, स्कूल के लिए होगा, अस्पताल के लिए होगा, उनका क्या बोलते हैं पैदल चलने के लिए होगा, उनके लिए शॉपिंग मॉल भी होगा। सारा चीज माने बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को उनका अंदर में ही सारा व्यवस्था रहेगा। उसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं, जहाँ पर 24 घंटा बिजली भी नहीं कटेगा। हाँ, उसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं। अब वो स्मार्ट सिटी का हम लोग पढ़ने के बाद हम लोगों ने मांग करने लगे, हम लोग नारा भी दिए, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो हमारे ज़मीन पर, तो गांव तो हमारा स्मार्ट है। स्मार्ट इसलिए है हमारा कि हमारा धरती, हमारा जल जंगल जमीन ही पूरे वर्ल्ड को अनाज देता है। हमारे किसानों के का पैदा किया हुआ अनाज से ही टाटा कंपनी का डायरेक्टर भी अपना पेट भर रहा है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का भी पेट में यही अनाज ही जा रहा है। चाहे तो वित्त मंत्री हो, चाहे तो रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, सबके पेट में, चाहे तो बड़ा साइंटिस्ट भी हो, लेकिन सब कोई को जिंदा रहने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। और ये शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी ये धरती ही दे रही है। तो गांव तो हमारा स्मार्ट है, और उस स्मार्ट को आप बिगाड़ रहे हैं, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं।
तो हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारा गांव जो स्मार्ट है, हमारा गांव जो माने अन्नदाता है, हमारा किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाताओं को आप उजाड़ना बंद करो। हमारा जो स्मार्ट गांव है उसमें आप नज़र मत लगाओ। हमारा गांव का नदी, झील और झरना जिस तरह से वो बह रहा है उसको बहने दो। हमारा एक एक गांव में जो पेड़ है, हमारे धरती में एक एक पेड़ और पौधे हैं, उस हरियाली को अब बर्बाद मत करो। यही हमारा स्मार्टनेस है। तो हम लोग तो बार बार मांगते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पांचवी अनुसूची में हमारा अपना अधिकार है। गांव को हम अपने तरह से संरक्षित करेंगे, अपने तरह से हम विकसित करेंगे, ये अधिकार है। ग्राम सभा को अधिकार है। पेशा कानून का यही मतलब है, CNT एक्ट का यही मतलब है। इसीलिए तो हम लोग जी जान से लड़ते रहते हैं कि ये कानून हमारा है और ये कानून के तहत ही हम लोग स्मार्ट रहेंगे। ये स्मार्ट तो अडानी और अंबानी और उनके जितने भी टाटा का, इसका उसका, मित्तल का, सित्तल का जितने भी खानदान लोग हैं उनके लिए ना बना रहा है, हमारे लोगों के लिए नहीं बना रहा है। हमारे लोग वहाँ पर उस इलाका में जा भी नहीं सकते हैं। तो क्या इन्हीं कारणों के कारण आपने इतना आंदोलन किया है? एक भी आंदोलन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्या यही कारण है? बिल्कुल यही कारण है। आप पैसा तो मैं क्लब रोड में हम लोग हैं, क्लब रोड में हम लोग हैं। मैं अपना ज़िंदगी के लिए 1996 से मैं अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करने के लिए ऊपर वाले ने जो हाथ पैर दिया है, जो सिक्स सेंस दिया है, मैं होटल चला लेती हूँ और फिर समाज के लिए लड़ने के लिए चली जाती हूँ, कमा लेती हूँ यहाँ से। और 96 से मैं इसी चाय दुकान के पैसा से समाज बचा रही हूँ, लड़ाई लड़ रही हूँ, जंगल बचा रही हूँ, ज़मीन बचा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमको काउंटर करना है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को काउंटर करना है। ये अपना जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई को, और हमने कोयलकारों के आंदोलन से सीखा है, हमने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के आंदोलन से सीखा है कि अगर लड़ाई जीतना है तो अपना संसाधन से ही अपना आप लड़ाई जीत सकते हैं। और अपना संसाधन जुगाड़ करने के लिए ही हम लगे हुए रहते हैं। और आपने जो सवाल किया कि इसीलिए क्या हम लड़ाई लड़ते हैं कि हमारा धरती बर्बाद ना हो, हमारे लोग बर्बाद ना हो, हमारा इतिहास बर्बाद ना हो। हम ये आपसे कहना शुरू किए थे, पैसा तो हम कमा ले रहे हैं, हम जिंदगी जी ले रहे हैं, लेकिन जो धरती बर्बाद हो जाने के बाद क्या वो धरती वापस आएगी? मैं लॉर्ड सियाटेल को मैं याद करती हूँ, अमेरिका का जो आदिवासी नेता था, जो वहाँ के मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहा था, तब अंग्रेज़ लोग उनको बोल रहे थे कि इस धरती को तुम हमको दे दो, बेच दो, और ये राज को तुम हमको बेच दो, और ये तुमको इसके एवज में पैसा दे देंगे। लॉर्ड सियाटेल ने सवाल किया, तुम किस धरती का पैसा तुम हमको दोगे? क्या इस नदी का लहर और इस नदी में बहती हुई कलकल करते हुए पानी का तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। ये जो सूरज और चाँद हैं, जो साफ आसमान में चमक रहे हैं, जो हमारा सृष्टि है, उसका तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। हरियाली धरती है हमारी, जहाँ से शुद्ध हवा और पानी हमको मिल रहा है, उसका तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। और ये जो हमारा जल स्रोत है, उसका तुम मुआवजा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। कोयलकारों आंदोलन में हमारे साथियों ने, अधिकारी लोग आए थे और बोला कि हम लोग तुम लोगों को मुआवजा देंगे, तुम लोग हम लोग को ज़मीन दे दो। तब मीटिंग बैठे हुए थे गांव के लोग, आप इमली पेड़ के नीचे, इमली पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब लोग बोले कि आप कितना मुआवजा दीजिएगा? और बोला कि हाँ, सरकार का जो व्यवस्था है, प्रावधान है, उसके आधार में हम मुआवजा देंगे, जो संभव हो हम देंगे। तो कोयलकारो जन संगठन ने कहा, पहले ये जो इमली पेड़ का पत्ता है उसको आप गिनती कर लीजिए, उसको गिनती कर लीजिए, और उसके बाद आप तय कर लीजिए। अगर इमली पेड़ का पत्ता को आप गिनती कर लीजिएगा और आप लोग हम लोग को बता दीजिए, क्या आप इतना जितना पेड़ में इमली पेड़ है उसका मुआवजा दे सकते हो? लड़ाई इस तरह से लड़ा जाता है।
लड़ाई इस तरह से लड़ा जाता है। इसीलिए तो कोयल कारो जन संगठन में 8 लोग भी शहादत हुए। मुझको यहाँ मित्तल कंपनी के खिलाफ मैं लड़ रही थी, तब सब कोई मुझको बोल रहे थे कि स्टील जाइंट के खिलाफ में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे आप लड़ाई जीतेंगे। मैं बोलती थी कौन है स्टील जाइंट, मुझको नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ कि आई एम द डॉटर ऑफ सोयल ऑफ झारखंड, झारखंड की मिट्टी की पुत्री हूँ, और हमारे गाय बैल चराने वाले यहाँ के धरती पुत्र हैं, जो कभी का खा भी नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ के धरती पुत्र हैं, और धरती पुत्र लड़ेंगे, और धरती पुत्र अपने धरती को बचाने के लिए, अपने धरती माता को बचाने के लिए, यहाँ का पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने नारा दिया कि हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोगों ने लड़ाई ला। बार बार मुझको माफिया लोग बोलता था कि गांव वालों को छोड़ दो, समझाना छोड़ दो, नहीं तो तुमको इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। एक बार बोला, 2 बार बोला। मैं बोली कि आप अगर माँ का दूध पिए हैं और मैं भी माँ का दूध पी हूँ, तो फ़ोन करके काहे ले बोलते हो, सामने आ जाओ। हम देखना चाहते हैं कि हमारे शरीर में कितना गोलियां समा सकता है। मैं भी देखना चाहती हूँ। आज तक मुझको गोली मारने वाला कोई नहीं निकला, लेकिन हमने ArcelorMittal के खिलाफ 40 गांव को लड़ के बचा लिया। तो हमारे ऊपर तो कितना केस पर केस हुआ, फौजदारी पर फौजदारी। अभी तक मैं केस लड़ी, अभी तक, तभी आपने पूछा ना, अभी तक मैं 2 केस लड़ रही हूँ। लेकिन आपने जो कहा, इसीलिए आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। एक कोयल कारो में एक हम लोगों का बुजुर्ग अभी नहीं है। कोयल कारो में तो का लड़ाई आपका गुमला क्षेत्र में खड़िया लोग भी हैं ना, वो मैंने गीत गाता था। सोना ओले बदाल रूपा होले बदाम आल धराती माया के कैसे रे बदाम आल धराती आबा के कैसे रे बदाल। हम लोग तो उनके मतलब फॉलोअर हैं। कोयल कारो आंदोलन से सीखे हैं। कोयल कारो आंदोलन ने हम लोगों को सिखलाया है। तो हमने मित्तल कंपनी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, 5वीं अनुसूची को बचाने की भी लड़ाई लड़ा। हर लड़ाई हम लोग लड़े हैं। और इन्हीं कारणों के कारण आपको आयरन लेडी कहा जाता है। आज हमें एहसास हुई, आपको पूरा दिल से आपको बता रहे हैं कि आयरन लेडी आखिर क्यों कहा जाता है। क्योंकि इतना संघर्ष करके अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए खड़ा होना, आंदोलन करना, वैसे समाज का नेतृत्व करना जो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय आपका केवल आशीर्वाद देता है, धन नहीं देता है। लेकिन क्या आशीर्वाद ही आप लोगों के लिए काफ़ी होता है? मैं बचपन में मेरे माँ बापों का, मेरे माँ पिताजी का ज़मीन धन वालों ने लूट लिया। अनपढ़ थे, गुमला कोर्ट में अपने नाम से करा लिया। मेरी माँ सर्वेंट का दही का काम करने के लिए रांची शहर आई। मेरा पिताजी दूसरे गांव लप्पा गांव में वो धांगर हो गया, और मेरा मझला भाई और माँ यहाँ रांची शहर चले आए। मुझसे बड़ा वाला और मैं ही केवल गांव में थी। सिर्फ ये दोनों हाथ, दोनों पैर और ये जो 6 इंद्रियां हैं, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझको बचपन से ही बहुत मजबूत बनाया। जब मैं 3रा क्लास में थी तभी हमारे माँ पिताजी हम लोग को छोड़ के वो मजदूरी करने के लिए, जीने के लिए बाहर चले गए गांव में। मैं और मुझसे बड़ा वाला भाई 2 साल 3 साल तक हम दोनों अकेले रहे, और उस बीच में खेत में काम करते हुए, किसानों के खेत में मेहनत मजदूर करते हुए, लाह करंज बेचते हुए, मैंने चुनते हुए बेचते हुए मैंने 3रा क्लास से 8वीं क्लास तक पास की। उसके बाद मैं वहाँ से सर्टिफिकेट लेके पढ़ने का ललक से मैं रांची शहर आई। रांची शहर में दर्जनों घर में मैंने, यहाँ पंजाबी घर में, अग्रवाल परिवार, मरवाड़ी घर में,
हर तरह का परिवार में, पुलिस चौकी में मैंने यहाँ पर बर्तन धोने का काम किया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मुझको मेरे दिमाग में एक ही ये रहा कि जिस परिवार को, ये तो दयामणि बारला है कि अपने को जिंदा रखिए, अपने को जिंदा रखिए। आज मैं चाहती हूँ कि दयामणि बारला की परिवार की तरह कोई भी परिवार भूमिहीन ना हो, कोई परिवार, किसी परिवार को कोई ज़मीन नहीं लूटे, उनका परिवार को कोई बिखेरना ना पाए। और दयामणि अपने माँ बाप, 3 बड़े भाई होने के बावजूद भी एक अनाथ की तरह जीते रही, ये चीज़ कोई ना हो। यही मेरी ताकत है, और यही मेरा ताकत, यही मुझको संघर्ष के लिए बार बार बोलता है, और उसी समाज के तरफ मुझको लेके जाता है। नौकरियां तो सब कोई करते हैं, सब कोई नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करने का होता मैं भी नौकरी करती। मुझको तो प्रभात खबर में भी मुझको नौकरी करने के लिए कहा गया था, कई जगह मुझको नौकरी करने का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस समाज की तरफ जाऊंगी जिस समाज को मैं छोड़ के आई हूँ, और जिस समाज को मैंने देखा है, लूटते हुए देखा है, लुटाते हुए देखा है, धमकाते हुए देखा है। और हमारा समाज आज भी, उस समय तो 1-2 लोग थे धमकाने वाले, आज तो पूरे वर्ल्ड के लुटेरे, पूरे वर्ल्ड के धमकाने वाले आज हमारे समाज का एक एक ज़मीन को, एक एक जंगल के एक एक पेड़ और पौधों को, उनका पूरा गांव का एक एक मिट्टी मिट्टी को लूटना चाहता है। तो इसीलिए मैं अपना रुख गांव के तरफ की, और आज भी मैं वहीं पर हूँ। यानी बहुत कोई जब रांची आ जाते तो अपने समाज को छोड़ देते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं किया, आप अपने समाज से जुड़ी रही, समाज का नेतृत्वकर्ता बनी रही। कैसा लगता है आपको? आज मुझको अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं पढ़ पाती थी, मतलब एक बच्ची जो 3रा क्लास में, जो माँ बाप के बिना जो बढ़ रहा हूँ, वो का को खा कहता है, ग का घा उच्चारण करता है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मुंडा गांव से आती हूँ, लेकिन जब अब मुझको लगता है मैं बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, और अब जब मित्तल कंपनी के खिलाफ मैं लड़ रही थी, तब मैं यहाँ उद्योग विभाग से पूरा कागजात, पूरा DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR मित्तल कंपनी का क्या करना चाहता है, मैंने पूरा दस्तावेज RTI डाल के मैंने निकाला उद्योग विभाग से, और उसको पूरा एक एक लाइन पढ़ के, अंग्रेजी में था, अपने लोगों के लिए मैं पढ़ना शुरू की, और एक एक लाइन को अंडरलाइन करते, और गांव वालों के साथ बैठ के, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को ज़मीन देना है, ये कंपनी ऐसा कह रही, ये कंपनी ऐसा कर रही, आपको ये देंगे बोल रही है। गांव वाले बोलते हैं नहीं, हम लोग नहीं देंगे। तो क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। तो मैं आज की तारीख में 4 लड़ाई मैं ज़मीन विस्थापन के खिलाफ मैं लड़ी, और चारों लड़ाई का पूरी तरह से लीडरशिप, एक तरफ तो बोलिए कि निरंकुश होके, मुझको पता था कि किनको जगह देना है, किनको जगह नहीं देना है, किनको जगह देने से आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, कौन आंदोलन में सिर्फ फोटो केवल खिंचाएगा, कौन के नाम केवल कमाएगा, और उसके बाद आंदोलन को बेच देगा। ये सेंस मेरा शुरू से था, और इसीलिए आज 4 आंदोलन में लड़ाई लड़ी। चारों आंदोलन में सरकार के साथ जितना मैंने कम्युनिकेशन किया, शायद मैं ये गारंटी के साथ, मैंने दावे के साथ कहती हूँ कि गुमला जिला में कोई उतना कम्युनिकेशन RTI के साथ नहीं किया, खूंटी जिला में कोई उतना RTI के साथ नहीं किया, रांची जिला में किसी ने इतना RTI के साथ नहीं किया। मैं उस समय की सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ, UPA की सरकार को। उस समय RTI कानून लेके आया, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मुझको याद है। RTI कानून लेके आया, तो RTI कानून के तहत मैं जीती हूँ लड़ाई,
तो आरटीआई कानून भी बड़ा हमारे लिए बड़ा हथियार के रूप में मित्तल कंपनी का आंदोलन में साथ दिया। उसके साथ ही जबड़ा डैम के खिलाफ में लड़ाई लड़े, आरटीआई कानून मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार के रूप में आया। लोग मुझको बोले कि तजना डैम में जो ज़मीन जा रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ना है। मैं बोले ठीक है। तब भी मैंने आरटीआई के तहत मैंने पूरा दस्तावेज निकाला। नगड़ी का लड़ाई, अगर नगड़ी में अगर ज़मीन बचा है, जो इधर लो यूनिवर्सिटी को तो ज़बरदस्ती ज़मीन ले लिया, 270 एकड़ में से वो 70 एकड़ ले लिया, लेकिन 200 एकड़ ज़मीन बचा। वो सिर्फ और सिर्फ आरटीआई में जो कागजात निकाले थे उसके चलते, और उसको हमने उस समय जयराम रमेश कांग्रेस का ग्रामीण विकास हुआ करते थे, प्रभात खबर में हरिवंश जी उस समय संपादक थे। मुझको बुलाए एक दिन और जयराम रमेश जी को चाय पानी में बुलाया था। तो मैं वहाँ जयराम रमेश जी को पूरा वहाँ का नगड़ी आंदोलन का पूरा कागजात का दस्तावेज दे के मैं बोली कि सर मंत्री साहब, ये किसानों ने ज़मीन नहीं दिया है, आप ज़मीन नहीं खरीदे हैं, और ये किसानों की बहुफसली है, और ये बहुफसली ज़मीन में ये क्या क्या बिल्डिंग आप बना रहे हैं, शहर मत बसाइए। अगर आपको बनाना है, बाहर आपको जगह चाहिए, तो चलिए शुक्रहुटी क्षेत्र में जहाँ पहाड़ केवल है, चट्टान केवल है, जहाँ पर मतलब कोई मतलब व्यक्ति कोई खेती नहीं होती है, कोई विस्थापन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, वहाँ पर आप ज़मीन लीजिए। तब उसके बाद मैं जयराम रमेश जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उस दस्तावेज को स्टडी करने के बाद 20-25 दिन में उन्होंने ये घोषणा किया कि नगड़ी का बहुफसली ज़मीन वहाँ पर IIIT और IIM जैसे वहाँ पर संस्थान नहीं बनेंगे, उनको हम शुक्रहुटू लेके जाएंगे। और शुक्रहुटू में उन्होंने वो IIM का बिल्डिंग खड़ा किया। तो ये जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई मतलब अस्तित्व बचाने का लड़ाई है, और पहचान बचाने का लड़ाई। तो आपने जो सवाल किया कि आज आप क्या खुश हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं तमाम चीज़ों को देखती हूँ तो ऐसा कैसे संभव हुआ, मैं खुद ही ताजुब करती हूँ। लेकिन आज की तारीख में मेरा घर जाइएगा, मैं डेरा में रहती हूँ, मुझको अपना दस्तावेज है ना, मुझको बाहर निकाल देगा। मैं जहाँ जाती हूँ मुझको बड़ा कमरा चाहिए होता है, इसलिए कि एक कमरा में पूरा मेरा आंदोलन का दस्तावेज केवल रहता है। पूरा जितना भी हमने आंदोलन किए, इतना बड़ा कागज़ भी हमने नहीं फेंका, सब दस्तावेज मेरे पास है। सरकारी दस्तावेज मैंने आरटीआई से निकाला, जितना कम्युनिकेशन किया, सारा चीज़ मैं रखी हूँ। इसलिए आपने शुरुआती लाइनों में कहा कि कलम को हथियार बनाएं और स्टडी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको को मैंने यही कहूँगी। और आज मैं जितने भी हमको मतलब इसमें लेखन के क्षेत्र में जो लोग मतलब सहयोग किए, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसलिए कि आज की तारीख में हम छिछला होके हम 2 दिन भाषण दे सकते हैं, तीसरा दिन भाषण से दे सकते हैं, चौथा दिन आप भाषण नहीं दे सकते हैं। क्या हुआ मैं बार बार भाषण दीजिएगा? लड़ाई भी आप नहीं लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए आपको कानून को समझना पड़ेगा, आपको उसका जवाब भी तैयार करना पड़ेगा अपने कलम से, और सरकार के सामने अपना दस्तावेज के साथ साथ आपको सामने बैठना भी पड़ेगा, आंख में आंख मिला के आपको डायलॉग करना पड़ेगा, तभी ना लड़ाई लड़ सकते हैं। आज मैं खुश हूँ, खुश इसलिए हूँ कि हाँ, जो मतलब कभी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए मुझको पेंसिल नहीं मिल पाता था, पेंसिल खरीदने के लिए मुझको दिक्कत होता था। आज की तारीख में कम से कम जी अभी तो लगता है गूगल में जब कोई सर्च कर देता है दामिनी वाला, आप ही का आ जाता है, पूरा विकिपीडिया आ जाता है, आपको जो पत्रकारिता में जो पुरस्कार मिला है वो आ जाता है, आपका संघर्ष आ जाता है। कैसा लगता है? क्षण भर के लिए खुशी लगता है, लेकिन संघर्ष अभी और ज़बरदस्त है। परिस्थितियां बदली हैं और सिर्फ उसमें अपना विकिपीडिया में अपने फ़ोटो देख के, अपने संघर्ष के गाथाओं को देख के वो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है, लेकिन उससे ज़्यादा चुनौतियां अभी सामने हैं।
अब मुझको लगता है कि जिस मैंने पूरा आप 1995 से आप हिसाब कीजिएगा तो अभी तक 29-30 साल हो गए संघर्ष करते हुए। लेकिन आज का समाज को मैं देखती हूँ, आदिवासी समाज को बिखरते हुए देखती हूँ। आज आदिवासी समाज मतलब मैंने कहीं कहीं पर बहुत छिछलाहट के साथ, कहीं कहीं पर सिर्फ नेतृत्व का क्राइसिस को लेके मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ धक्कम धुक्की में आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ रहता है। और समाज का मुद्दा हो वो जहाँ का तहाँ रहता है। समाज का जमीन जंगल लुटा रहा है, समाज की बहू बेटियों के साथ अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ आज की तारीख में व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर वो आंदोलन करके खुश रहता है। तो ये मुझको बहुत दुख लगता है। आपको मैंने ये किताब दिया, आज की तारीख में भूमि बैंक के नाम पर जो जमीन जो लुटा रहा है, आज की तारीख में ऑनलाइन होने के बाद गांव का 50% खतियान का जमीन आपका जमीन उसका में, उसका जमीन उसका में, उसका जमीन किसी और का में चला जा रहा है। पंजी 2 में किसी का नाम दर्ज नहीं है। जमीन अगर नाम दर्ज है तो उसका जमीन का कोई ब्यौरा दर्ज नहीं है। और वही पंजी 2 में खेल खेल के आज कहाँ मतलब आप बिक्री भी कर दिया जा रहा है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि खुलेआम बिक्री चल रहा है। आपका नाम, आपका दादू का नाम खुलेआम बदल दिया जा रहा है। पंजी 2 को स्वामित्व का आधार बना दिया, स्वामित्व का आधार बना। लेकिन उसी पंजी 2 में किसान का जमीन का विवरण नहीं चढ़ाया जा रहा है। मैंने कर्रा का कई गांव का मैंने स्टडी किया, गुमला का मैंने, बसिया का कई गांव का मैंने स्टडी किया, मैंने तोरपा का कई गांव का मैंने स्टडी करके ये किताब लिखी कि ये चीज़ ऐसा चल रहा है। लेकिन कहाँ लोगों को तो मतलब अपना मुद्दा, अपना मुद्दा, क्या मुद्दा तो सही है, लेकिन उसके लिए ठोस तरीके से लड़ाई और लोगों को यूनाइट जब तक आप नहीं करेंगे, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। हम लोग तो मतलब बहुत किस्मत वाले लोग हैं कि हम लोग एक बात कहते थे तो पूरा गांव के गांव उठ के आता था। हम लोगों के समय में ऐसा ये नहीं था। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं भी तानाशाह की तरह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कॉज के लिए मैं देखती थी कि हाँ किस तरह के लोगों को आंदोलन में प्रवेश करने देना चाहिए और कहाँ पर इनको रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं गांव में मैंने खासतौर पे आदिवासी समुदाय में जागरूकता की कमी है, लेकिन जो नेतृत्व करता है, चाहे आदिवासी नेता के तौर पर हो या विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, जो इन मुद्दे को लेकर जो विशेष एक चिंतन करना चाहिए, ये चिंतन क्या आपने चिंतन करते हुए देखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर सांसद हो, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सिस्टम की बात है। जैसे लोग मैंने सत्ता में आ जाते हैं वो सिस्टम के साथ बंध जाते हैं। और जैसे अभी हम लोगों की सरकार है, अब वह सरकार है, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। पिछले बार भी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि पिछले बार सरकार कई चीज़ों को नहीं कर पाई। उम्मीद कर रहे हैं इस बार सरकार जो काम नहीं कर पाई है, जो जनहित में, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जनता के हित में, चाहे जंगल ज़मीन के सवाल को लीजिए या तो रोज़गार के सवाल को लीजिए या तो भाषा और संस्कृति के सवाल को लीजिए, स्थानीय नियोजन नीति के सवाल को लीजिए। अभी हेमंत सोरेन सरकार के पास बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए मैं कह रही हूं कि रघुवर सरकार ने जिस तरह से भूमि बैंक को, ज़मीन का जो सिस्टम है, पहले आपका ऑफलाइन रसीद कटता था तो बहुत सारे लोग, अनपढ़ आदमी भी जाके अमीन के पास, सीओ के पास अपनी बात रख सकता था। लेकिन रघुवर सरकार के बाद से ये तमाम चीज़ें ऑफलाइन रसीद कटना बंद हो गया, अब ऑनलाइन हो गया।
ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कट रहा है, तमाम चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। अब ये डिजिटल इंडिया हो गया है और डिजिटल इंडिया का ये जो सिस्टम है ये बहुत जटिल है, और ये बहुत जटिल उन लोगों के लिए है, गांव के किसानों के लिए है, गांव के हर आबादी के लिए है, चाहे आदिवासी समुदाय हो, चाहे मूलवासी समुदाय हो, चाहे हर वर्ग में मेहनत करने वाला वर्ग हो, सबके लिए ये डिजिटल इंडिया डिजिटल सिस्टम है वो उतना ही खतरनाक है। और इस डिजिटल सिस्टम को हर कोई नहीं पकड़ पाता है, हर कोई नहीं समझ पाता है। आज भी सबको के हाथ में स्मार्टफोन रहते हैं, क्या वो गूगल में अपना ज़मीन कौन लूट रहा है उसको सर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है। आज की तारीख में तो ज़मीन का एक सॉफ्टवेयर बना दिया है भारत सरकार ने जिसमें कि लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत में भारत सरकार ने कह दिया, मोदी सरकार ने, कि पूरे देश का एक लैंड रिकॉर्ड होगा, और वो एक लैंड रिकॉर्ड होगा उसमें यह जो स्वामित्व योजना इसीलिए लाना चाह रही है, और उसमें आपके पिताजी का ज़मीन का अगर ठोस प्रमाण मिलता है 1 एकड़ का, तो 1 एकड़ का मालिक आपका पिताजी या तो आपका खानदान होगा। अगर बाकी ज़मीन आप आबाद भी कर लिए हैं, उसको जोत कोड़ भी कर रहे हैं, तो वो ज़मीन बेनामी ज़मीन में चला जाएगा। तो गांव में तो मतलब आदिवासी और मूलवासी समाज में जो खतियान पार्ट 2 में है पूरे गांव की, जिसमें कि आप CNT एक्ट में भी बोलेंगे, 5वीं अनुसूची में भी बोलता है कि जो गांव के सीमा के भीतर का जो तमाम ज़मीन है वो गांव के सामुदायिक ज़मीन है। नदी किसी का एक नहीं होता है, नाला किसी का एक नहीं होता है, जंगल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, खेल मैदान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में तमाम चीज़ को भूमि बैंक में डाल दिया एक तरफ रघुवर दास की सरकार ने, और दूसरे तरफ अभी डिजिटल इंडिया के नाम से ये स्वामित्व योजना के नाम पर मोदी सरकार उनका स्वामी ढूंढ रहा है। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो वो क्या बोलते हैं लैंड बैंक में वो शामिल कर लेगा, और उसके बाद उसमें वो बोलेगा कि ये सरकार इसको विकास के नाम पर, विकास के लिए जिसको भी जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहेगी उसको इस्तेमाल करेगा। ये बड़ा मतलब अभी साजिश चल रहा है। तो ऐसे साजिश के बीच में अब जो परिस्थितियां आई हैं, ये जो संघर्ष का परिस्थिति है, इसमें मैंने लोगों को अभी और मतलब संगठित होने की ज़रूरत होगी। और अबुआ सरकार को चुनौती भी है इन जो त्रुटियां हैं ऑनलाइन में, जैसे आप बिल्कुल की जो हाँ गड़बड़ियां की गई है ऑनलाइन में, जिस तरीके से पेपर लीक की तरह इसका जमीन उसका में चला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है हेमंत सोरेन के लिए। तो हेमंत सोरेन को देखिए, वो तो पूरी तरह से यहाँ बीजेपी की सरकार जो रघुवर सरकार थी उस समय उसको उलट फेर कर दिया। एक तरफ से मैंने हम लोगों का कानूने को बदल दिया, इनडायरेक्ट से कानूने ख़त्म कर दिया, कानून ख़त्म कर दिया, फिर केंद्र से फिर उसको आगे बढ़ा दिया। अब ऑनलाइन हो गया उसको रघुवर सरकार, हमारा हेमंत सरकार ऑफलाइन तो नहीं करेगा ना, लेकिन सुधार करने की जरूरत है, सुधार कैंप लगाने की जरूरत है, जिस तरीके से कैंप लगाया जा रहा है। अब बिल्कुल कैंप लगाना चाहिए सुधार के लिए। जहां पर भारी पैसा लिया जा रहा है, लूट हो रहा है, सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और जब तक सरकार अंकुश नहीं लगाएगी, सरकार कड़क बिहेव नहीं करेगी, और उसमें कड़क बिहेव बोल तो रही है कि कोई CO को बख्शेंगे नहीं, कोई भी मैंने अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन फिर भी चुनौती है। हर मतलब आज की तारीख में पेशा कानून को लोग क्यों नहीं लागू होने दे रहा है? जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट इसीलिए लागू नहीं होने दे रहा है ना, उनको साइड से कमाने खाने में दिक्कत हो जाएगी। तमाम माफिया हैं, दलाल हैं, तो इसमें भी तो ज़मीन का भी गोरख धंधा में सारे लोग लगे हुए हैं। तो हेमंत सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है, और उनको अबुआ है तो अबुआ की तरह उनको मतलब अब कड़क होना पड़ेगा। और अबुआ में तो क्या बोलते हैं, हमारे लोगों ने भोगनाडीह से शुरू किया था जी, आपने शुरुआती में कहा है। भोगनाडीह से शुरू किया था। ये उनको कल भी वो बोल रहे थे, मैं देख रही थी, जल जंगल जमीन ही हमारा एक
माने जीने का रास्ता है। और हेमंत सोरेन तो बार बार बोला है कि हम लोगों का माने एटीएम और हम लोगों का कैश जी जल जंगल ज़मीन ही है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना है। अब इस और जितने भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, रघुवर सरकार ने गड़बड़ी किया है, उस समय जो चीज़ें बदली गई हैं उनको ठीक ठाक करने में उनको मैंने पूरा ताकत लगाना चाहिए जनहित में, तब ना अबुआ होगा। बिल्कुल। और हम लोग पूरा हाँ। भरोसा रख रहे भरोसा हैं रख कि हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, अंतिम सवाल रहेगा क्योंकि लंबी वार्ता किए, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार केवल मैया सम्मान का ही क्रेडिट ले रही है। मैया सम्मान में उस क्रेडिट लेने के लिए उतनी बड़ी सभा कर रही है, तो क्या कहेंगे, मैया सम्मान का योजना से ही अपना उपलब्धि गिनवाना चाहिए या फिर नहीं, मैया सम्मान से केवल नहीं, मैया सम्मान एक तरफ से आप देखिएगा तो जब 1,000 रुपया दे रही थी तब भी मुझको लग रहा था, और गांव के लोगों से बात कर रहे थे, इसलिए कि गांव की ज़िंदगी बिल्कुल अलग ज़िंदगी होती है। आप सोच सकते हैं, अगर आपका घर गांव में है तो गांव का घर में होता है कि आप साधारण किसान परिवार, वो आज भी पूरे परिवार में एक सप्ताह में एक साबुन लाता है, साबुन खरीदता है, जी और कपड़ा धोने के लिए एक पुड़िया सर्फ या तो आपका सोडा खरीद लिया, वही है। और खाने के लिए किरासन खाने के लिए सरसों तेल मुश्किल से वो आपका एक पाव एक सप्ताह के लिए खरीदता है। आप समझ सकते हैं, अगर उस परिवार को 1,000 रुपया एक महिला को मिल रहा है और उस परिवार में अगर 3 महिला हैं तो 3,000 रुपया अगर उस परिवार में गया तो आप समझ सकते हैं उन लोगों का जिंदगी का जो अपना जो बुनियादी जो समस्या था ना, वो तेल साबुन बच्चों का मैंने छोटा मोटा जो ज़रूरतें हैं वो तमाम पूरी हो जा रही हैं। और आज की तारीख में आज 2,500 कर दिया, तो मैं तो तभी सोच रही थी कि 2,500 मैं कब कमाई एक महीना में। तो मैं तो सोच रही थी, आप लोगों को गिना रही थी कि मैं कितना कितना काम की, मैं तो वही सोच रही थी कब हमको 2,500 रुपया मिला होगा। तो मैं तो देखिए IABA करने के बाद 2,500 रुपया शायद मैं कमाई हूँ महीना में। लेकिन एक महिला को, एक गृहिणी को, जो गांव की महिला है, उनको अगर 2,500 रुपया मिल रहा है और उनके उस जो परिवार में 2 हैं माँ बेटी, अगर उनको 2,500 रुपया मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, तो समझते हैं उस परिवार का मतलब ज़िंदगी का ये बदल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो अभी उनका शुरुआत है और उस समय उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय, लेकिन उसके साथ जो परमानेंट जो नियोजन नीति है, स्थानीय नियोजन नीति, जो अस्थायी रूप से यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिले, कुटीर उद्योग के तरफ में हेमंत सरकार को आगे बढ़ना ही होगा, जो अपने संसाधन बिना मतलब अत्याधिक दोहन के प्रकृति का समाज का बैलेंस करते हुए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए नदी के किनारे, नाला के किनारे, या तो गांव में जो छोटा ज़मीन है वहाँ पर उनको महिलाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहिए। और गांव की महिलाओं को जो किसान, सबसे आज खेती बाड़ी भी टिका हुआ तो महिलाओं के चलते टिका हुआ है, तो महिला किसानों की भरमार है। जितने भी बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि के लिए वो प्रॉपर आज की तारीख में तो गांव-गांव मतलब हम लोग जो बोल रहे थे ना, आप माने पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाए, पाइपलाइन से पानी पहुंचा घर तक पहुंचाए हैं, तो आप सिंचाई के लिए व्यवस्था कर दीजिए। इसके लिए गांव की महिलाओं के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। और आज महिलाओं का वो व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग का भी व्यवस्था आपको करना चाहिए। जो महिलाएं अपना जो वनोपज है या तो अपना जो हाँ जो भी उपजाती हैं, उसके लिए एक मार्केट भी आपको तैयार करना चाहिए।
तो उसके लिए मुझको लगता है सरकार को पॉलिसी लेवल में, जैसे मतलब अभी धान खरीद की बात होती है तो महिला किसान भी, महिला किसान, हाँ, लेकिन धान खरीद में कहाँ महिला किसान है। महिला किसानों को भी, मैंने ये मेरा कहना है कि लाइसेंस देना चाहिए महिला किसानों को वहाँ पर ग्राम सभा में, ग्राम सभा की महिला जो ये है समूह है उनको भी ये मैंने परमिट देना चाहिए बालू घाट के लिए, उनको भी मतलब क्रेशर लगाने के लिए उनको बढ़ावा देना चाहिए, पूंजी देना चाहिए। तो ये हमारी सरकार इस ओर भी मतलब बढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो आपने जो सवाल किया कि उसी से क्रेडिट लेगी, नहीं, उससे क्रेडिट नहीं लेगी, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बड़ा बड़ा काम करना बाकी है अबुआ सरकार ये अबुआ सरकार के लिए अग्नि परीक्षा मानते, क्योंकि हमने एक वीडियो में कहा था अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में मैं भी शुरू में ही बोली कि चुनौतीपूर्ण काम है, पूरा चुनौतीपूर्ण काम है। और इसीलिए हेमंत जी ने जो मतलब शायद अपनी बात इंटरव्यू में आज छपा है उनका दैनिक भास्कर में, प्रभात खबर में भी मैं पढ़ रही थी कि उसको किस तरह से उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम के रूप में महिलाओं को 2,500 रुपया देने के पीछे एक ऐतिहासिक है, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सबल बनाने का एक कदम वो लोग मान रहे हैं। और मैं भी मैंने शुरुआत में उसको उसी रूप में देख रही हूँ कि एक तरफ महाजनी प्रथा के खिलाफ में अगर ये राज लड़ाई लड़ा है तो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, तो हेमंत सरकार एक तो धन्यवाद देंगे कि वो सारे महिलाओं को लिया है, उसमें से आर्थिक आज़ादी के लिए सब कोई को सशक्त बनाने का काम वो कर रहे हैं जी। तो हमने पूरा वार्ता किया, मैया सम्मान को भी हमने ऐड कर लिया क्योंकि इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और आज बतौर एक कार्यक्रम भी था, तो पूरा हमने विस्तार पूर्वक आपको कई अलग अलग टॉपिक के आधार पर आपके सामने हमने विशेष वार्ता किया। और फिलहाल इतनी देर जुड़े रहने के लिए, सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जोहार और धन्यवाद ट्राइबल न्यूज़ 1 को। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, समाज के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, आप ही लोगों के समाज, आप ही लोगों के हाथ में झारखंड का और इस देश का भविष्य है। थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और विशेष समय निकाल करके वार्ता कर रहे थे। फिलहाल अधिकतर समय आप लिखने में ही गुजारते हैं, क्या कहेंगे, खाली समय? मुझको जैसे मिलता है तो मैं लिखने का कोशिश करती हूँ, पढ़ने का कोशिश करती हूँ, इसलिए कि अगर आप कोई मुद्दा पर आप बोलेंगे, बात करेंगे, या तो किसी मुद्दा पर आप किसी भी अधिकारी से आप बात करने के लिए जाएंगे तो उस पर आपको सामाजिक की परिस्थितियाँ वो तो आपके साथ चल रही हैं, राज्य की परिस्थितियाँ सामने हैं, लेकिन उसके साथ लिखना, पढ़ना और बाकी ज्ञान का भी ज़रूरत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सीख सकते हैं किस तरीके से एक आदिवासी समुदाय में वैसे संगठन का नेतृत्व करना, वैसे दलित, शोषित, वंचित आदिवासी का नेतृत्व करना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन तमाम आप किस तरीके से एक आदिवासी समाज में एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं और कहीं ना कहीं दामनी बाला कहीं ना कहीं पहचान के मोहताज नहीं है। फिलहाल हमने एक मैसेज भी है सीखने के लिए, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आंदोलन किया जाता है, क्या नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आंदोलन करते करते, अधिकतर आंदोलन में क्या होता है जब आदिवासी लीडरशिप करता है, आपने भी देखा होगा कई ऐसे संगठन हैं जो लीडरशिप करते हुए डाइवर्ट हो जाता है, रूट से डाइवर्ट हो जाता है। नहीं, आपका लक्ष्य समाज के प्रति साफ है और आप व्यक्ति केंद्रित, मैंने अपना निजी लाइफ पे से परे अगर आप समाज को देखते हैं, समाज की परिस्थितियों को देखते हैं, तो ऐसे लीडर डाइवर्ट उन लोग जल्दी नहीं होते हैं, इसलिए कि आज तक मैं देखी हूँ बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडरों को मैं देखी हूँ, जैसे
आप धनबाद इलाके में जाएंगे तो हालांकि वो लोग लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो आपका गुरुदास चटर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के लिए और वो गरीब गुरबों के लिए वो राजनीति करते रहे। महेंद्र सिंह को आप देखिएगा, जो माले के महेंद्र सिंह, वो भी गरीब गुरबों के लिए, शोषित और वंचितों के लिए ही वो राजनीति करते रहे। और गुरुदास चटर्जी को भी मतलब माफियाओं ने गोली मार दी थी आपका 14 अप्रैल 2000 को, और महेंद्र सिंह को भी माफियाओं ने ही मैंने उनको भी गोली मार दिया 2003 में। और उसके बाद आप इनको भी देख लीजिए, हम लोगों का एनी होरो, जिसको झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह के रूप में वो उनको, हाँ, उनको लोकसभा के भी रहे, विधानसभा के भी रहे, बहुत सारा इसमें उनका भूमिका रहा, बहुत समाज को बहुत उन्होंने दिया। लेकिन करप्शन और निजी लाइफ में वो केंद्रित नहीं रहे। और यही कारण है कि आज उन्होंने अपने लिए कुछ बटोरा नहीं। जहाँ से वो राजनीति मिशन के घर से शुरू किया था, खपड़ाइला घर से, वहीं से उनका डेड बॉडी भी निकला। और फिर मैं कल परसों गई थी आपका ये धनबाद में कॉमरेड ए के राय जैसे लोग, देखिए, सिर्फ समाज के लिए संघर्ष किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वो संघर्ष किया, राज के लिए किया। उस समय तो बिहार और झारखंड एकीकृत था, देश के लिए किया, और लोकसभा संसद भी रहे, आनंद महतो जैसे लोग थे। लेकिन सब कोई का जिंदगी बहुत सादगी से भरा हुआ था, बहुत ही सादगी से भरा हुआ था। तो उन लोगों को मैं देखती हूँ तब मुझको लगता है कि नहीं, ऐसे लोग भी इस देश का मतलब प्रतिनिधित्व किए, इस राज का प्रतिनिधित्व किए, तो जो समाज में कंसंट्रेट किए, अपने निजी जीवन को लोगों नहीं देखा, तो वो लोग उनको भटकने में थोड़ा सा नहीं भटके, नहीं भटके, बिल्कुल। क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं सच के साथ सच का आवाज़ बनने में कितनी चुनौतियां होती है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भ्रष्टाचार की खबर दिखाने पर वहां पर एक युवा पत्रकार की ठेकेदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं सच के साथ आंदोलन करना, नेतृत्व करना और भ्रष्टाचार को उजागर करना, अधिकार दिलाना, ये काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है। लेकिन इन्हीं संघर्षपूर्ण कामों को करके, आंदोलन करके, कहीं ना कहीं आयरन लेडी का टैग आपको मिला है। फिलहाल शुभकामना रहेगा कि आप वैसे समाज का नेतृत्व कर रही हैं। जैसा आपने कहा कि अभी भी मैं उपलब्धि नहीं मान रही हूं, क्योंकि अभी भी हमारा समाज संघर्ष कर रहा है, अभी भी हमारा समाज प्लान कर रहा है, तमाम चीज़ें हैं, संघर्ष कर रहा है। ये तभी उपलब्धि लेंगी, जैसा बता रही हैं दीदी, कि जब आदिवासी समुदाय झारखंड में उनका हक मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा और सब कोई खुशहाल से जीवन जिएगा। फिलहाल आप भी खूंटी से हैं और कहीं ना कहीं आप खूंटी का भी आपको हमने परिचय बताया। क्या कुछ है खूंटी का इतिहास, क्यों खूंटी के लोग संघर्षशील होते हैं? यही कारण है कि कहीं ना कहीं संघर्ष भी उनके चेहरों में नहीं दिखती है। इतने संघर्ष के बाद भी देखिए, मैं मानती हूँ संघर्ष ही जीवन है। और लोग पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है, मैं बोलती हूँ कि संघर्ष ही हमारा रोल मॉडल है। जितने कदम में संघर्ष तेज होता है, संघर्ष उतना ही तेज होते जाता है, और जीत की गारंटी उतना ही मन में मतलब और मन को उद्वेलित करता है और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। चलिए, धन्यवाद। फिलहाल संघर्ष ही जीवन है और पूरा हमने आपको बताया क्या कुछ है और क्यों संघर्ष करना चाहिए। और केवल आप ही संघर्ष नहीं कर रहे हैं, संघर्ष पूरा वैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई में और कहीं ना कहीं ईमानदारी में संघर्ष है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।